गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने चैप्टर 4 अभिप्रेरणा की डेफिनेशन देखी थी, विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज देखते हैं अभिप्रेरणा की आवश्यकता या अभिप्रेरणा का महत्व। आवश्यकता कहें, महत्व कहें, एक ही बात है। तो देखिए, पॉइंट फर्स्ट, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। डिटेल देखें इसका। किसी भी संस्था को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है। अगर किसी संस्था को प्री डिटरमाइंड गोल्स, पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना आवश्यक है। अभिप्रेरणा से कर्मचारियों को उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाता है जो संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। किसी संगठन के पास, किसी संस्था के पास भले ही प्रचुर मात्रा में आधुनिकतम संसाधन हो, आधुनिकतम तकनीक हो, आधुनिकतम प्रबंध व्यवस्था हो, लेकिन फिर भी अगर वहां कर्मचारियों को अभिप्रेरित नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर संगठन में कर्मचारियों को अभिप्रेरित नहीं किया जाता है, तो लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। एक विद्वान ने ठीक ही कहा है कि अपर्याप्त रूप से अभिप्रेरित कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी जिनको पर्याप्त अभिप्रेरणा नहीं मिलती है, तो विद्वान ने कहा है कि अपर्याप्त रूप से अभिप्रेरित कर्मचारी सुदृढ़ संगठन का अस्तित्व भी समाप्त कर देते हैं। कितना ही अच्छा संगठन हो, उसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दूसरा देखिए, कार्य संतुष्टि में वृद्धि। कार्य संतुष्टि में वृद्धि अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि में वृद्धि होती है। यदि कर्मचारियों की कार्य के प्रति इच्छा जागृत नहीं की जाएगी, तो कार्य के प्रति उत्साहित नहीं रहेगी, काम को करने में रुचि नहीं लेंगे। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों की इस आवश्यकता को पूरा किया जाता है। अभिप्रेरणा के द्वारा ही कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि में वृद्धि की जा सकती है। अगर कर्मचारी अभिप्रेरित नहीं होंगे, काम करने में रुचि नहीं होगी, काम से संतुष्ट नहीं होंगे, तो अभिप्रेरणा के द्वारा ही उनकी कार्य संतुष्टि में वृद्धि की जा सकती है, उनकी क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सकता है। थर्ड देखिए, संसाधनों का सदुपयोग। संसाधनों का सदुपयोग। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधनों को छोड़कर बाकी जितने भी संसाधन हैं, सब भौतिक संसाधनों में आते हैं। संस्था के, अच्छा, ये बात हमने पहले पढ़ भी ली विशेषताओं में कि केवल मानवीय संसाधनों को ही अभिप्रेरित किया जा सकता है, भौतिक संसाधनों को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है। देखिए डिटेल इसका। संस्था के मानवीय संसाधनों की कुशलतम उपयोग के लिए उन्हें अभिप्रेरित करना आवश्यक है। अगर मानवीय संसाधनों को कुशलतम उपयोग में लेना है, अधिकतम उपयोग में लेना है, तो उनको अभिप्रेरित करना आवश्यक है। अभिप्रेरणा के अभाव में एक कुशल कर्मचारी की कार्य क्षमता भी अकुशल कर्मचारी के समान रह जाएगी। अगर कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से अभिप्रेरित नहीं किया गया, तो उनकी कार्य क्षमता भी अकुशल कर्मचारी के समान रह जाती है। अभिप्रेरणा से कर्मचारी की योग्यता का विकास कर संस्था के हित में
उसका सहयोग लिया जा सकता है। एक अभिप्रेरित कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी जो पूरी तरह से अभिप्रेरित होते हैं, वे अपने व्यक्तिगत हित, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के स्थान पर संस्था के हित को यानी सामूहिक हित को अधिक महत्व देते हैं। तो अभिप्रेरणा के द्वारा मानवीय संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण। अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण अभिप्रेरणा इस बात पर बल देती है, अभिप्रेरणा इस बात पर बल देती है कि कर्मचारी भी एक मानव है, इसलिए उसके साथ में मानवीय व्यवहार होना चाहिए, सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। अभिप्रेरणा से प्रबंधकों और कर्मचारियों के मध्य मधुर श्रम संबंधों का निर्माण होता है। इसलिए हड़ताल, तालाबंदी और मतभेद जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो अभिप्रेरणा अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण करती है, जिससे हड़ताल, तालाबंदी, तोड़फोड़ आदि में कमी आती है। नेक्स्ट देखिए, अनुपस्थिति एवं आवर्तन दर में कमी। अनुपस्थिति एवं आवर्तन दर में कमी। अनुपस्थिति का अर्थ तो आप जानते हैं, आवर्तन दर क्या होती है? कर्मचारियों का स्थायी रूप से एक संस्था में न रहना। कर्मचारी आते हैं, थोड़े दिन काम करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। फिर दूसरे कर्मचारी आते हैं, वो थोड़े दिन काम करते हैं, वो भी छोड़कर चले जाते हैं। तो इन कर्मचारियों का जो आना और जाना है, ये आवर्तन दर कहलाती है। अभिप्रेरणा से अनुपस्थिति और आवर्तन दर में कमी आती है। पूर्ण रूप से अभिप्रेरित कर्मचारी अपने कार्य और संस्था के वातावरण से संतुष्ट होता है। वह लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सहयोग देता है। जो भी संस्था का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में अपना सकारात्मक सहयोग देता है। अभिप्रेरित कर्मचारी के लिए कार्य आनंद का स्रोत बन जाता है। उसको जो काम सौंपा गया है, वो काम करने में आनंद आता है, और इसलिए अनुपस्थित दर में कमी आती है। व्यक्ति अनुपस्थित कब होता है? आप लोग स्कूल से अनुपस्थित कब होते हैं? जब आपके पढ़ने में रुचि नहीं होती है, आपको पढ़ने में आनंद नहीं आता है। यदि आपकी पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत कर दी जाए अभिप्रेरणा के द्वारा, तो आपके लिए भी पढ़ाई आनंद का स्रोत बन जाएगी। आपकी अनुपस्थिति स्कूल में कम से कम रहेगी। उसी तरह अभिप्रेरित कर्मचारी कार्य से, अपने वातावरण से संतुष्ट होते हैं। उनको अपना कार्य करने में आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए अनुपस्थिति दर में कमी आती है। अभिप्रेरित कर्मचारी लंबे समय तक एक ही संस्था में बने रहते हैं। वो बार बार काम छोड़कर नहीं जाते, इसलिए आवर्तन दर में कमी आती है। अगला देखिए, प्रबंधकीय कार्यों का आधार। प्रबंधकीय कार्यों का आधार किसी भी संस्था में प्रबंधकीय कार्य पहले आपने पढ़े हैं। किसी भी संस्था में प्रबंधकीय कार्य जैसे नियोजन,
संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय आदि को संपन्न करने के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है। अभिप्रेरणा के अभाव में कर्मचारी इन कार्यों को करने में रुचि नहीं लेते हैं। तो जो प्रबंधकीय कार्य है वो जैसे थे वैसे ही पड़े रहेंगे। संस्था का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। तो प्रबंधकीय कार्यों को अगर सफल बनाना है तो उसके लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, परिवर्तनों में सुविधा। परिवर्तनों में सुविधा, मैंने आपको पहले बताया था कि जनरली सामान्यतः अगर कोई संगठन परिवर्तन करता है तो कर्मचारी उस परिवर्तन का विरोध करते हैं। विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि कर्मचारी परिवर्तन से अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए वो परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो सामान्यतः कर्मचारी परिवर्तन का विरोध करते हैं। परिवर्तनों के प्रति कर्मचारियों की नकारात्मक सोच होती है। वो परिवर्तन नहीं चाहते हैं। जो मेथड, जो तरीका पहले से चल रहा है उसी तरीके से काम करना चाहते हैं। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों की इस नकारात्मक सोच को, परिवर्तन के प्रति जो नकारात्मक सोच होती है, अभिप्रेरण के द्वारा कर्मचारियों की इस नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में परिवर्तित किया जाता है, जिससे कर्मचारी परिवर्तनों को सहज ही आसानी से स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, समूह भावना का विकास। समूह भावना का विकास। अभिप्रेरणा से कर्मचारी पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं तथा उनके मध्य स्नेह, सहयोग और सामंजस्य की भावना का विकास होता है। जब कर्मचारी संतुष्ट होते हैं तो उनके बीच में सहयोग बना रहता है, सामंजस्य बना रहता है। सभी कर्मचारी एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो सहयोग की भावना का भी विकास होता है। इन भावनाओं के विकसित होने से संगठन में समूह भावना का विकास होता है। अगर हमारे परिवार का उदाहरण लें, सब में सहयोग है, सामंजस्य है, तालमेल बना हुआ है, तो एक परिवार के प्रति एक समूह भावना का विकास होता है, जिससे उद्देश्यों को प्राप्त करना आसान हो जाता है। अगर सभी कर्मचारी संगठन के हित में ही अपना हित समझने लगे तो उद्देश्य को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ख्याति में वृद्धि। ख्याति में वृद्धि। जो संस्था अपने कर्मचारियों को पूरी तरह से संतुष्ट और प्रसन्न रखती है, कर्मचारी ऐसी संस्था में ही काम करना चाहते हैं। जहां कर्मचारी पूरी तरह अभिप्रेरित होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो ऐसी संस्था की ख्याति में 4 चांद लग जाते हैं। सामान्यतः कर्मचारी ऐसी संस्था में काम करना पसंद करते हैं जहां उनकी आवश्यकता और उनकी इच्छाओं को संतुष्ट किया जाता है। दूसरी संस्थाओं के कर्मचारी भी ऐसी संस्था में आने के लिए तत्पर रहते हैं, वो लालायित रहते हैं। तो कर्मचारियों को अभिप्रेरित करके संस्था की ख्याति में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, मनोबल में वृद्धि।
मनोबल क्या होता है? पहले मैंने आपको बताया था, कार्य करने की इच्छा का नाम ही मनोबल है। आप में काम करने की इच्छा कितनी है, इच्छा शक्ति कितनी है, वो मनोबल है। आप में पढ़ने की इच्छा कितनी है, वो आपका मनोबल है। तो कार्य करने की इच्छा का नाम ही मनोबल है। अभिप्रेरणा से कर्मचारी की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। अभिप्रेरणा से कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, जिससे उन्हें मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है तथा उनका व्यवहार संस्था के अनुकूल बन जाता है। पूरी तरह से अभिप्रेत कर्मचारी अपनी संस्था से संतुष्ट रहते हैं, उनका व्यवहार संगठन के, संस्था के अनुकूल बन जाता है, जिससे कार्य करने की इच्छा जागृत होती है और उनके मनोबल में वृद्धि होती है। तो ये थे बच्चों अभिप्रेरणा की आवश्यकता या अभिप्रेरणा का महत्व। कल के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे अभिप्रेरणा की तकनीकें। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, मुख्यतः दो ही प्रकार की होती है, वित्तीय अभिप्रेरणा और अवित्तीय अभिप्रेरणा। तो वित्तीय टेक्निक कौन कौन सी हैं, अवित्तीय टेक्निक कौन कौन सी हैं, इसके बारे में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज सभी बच्चों जो नोट्स कल मैंने भिजवाए थे वो अपनी नोट्स की कॉपी में उतार ले रहे हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। एक बच्चे ने अभी मैसेज किया मेरे को कि सर 1 से 18 तक, पेज नंबर 1 से 18 तक के नोट्स भिजवाए। 1 से 18 तक के नोट्स बेटा मैं पहले तुम्हारे को सेंड कर चुका हूं। अगर आपके पास में नहीं है, जिसने भी मैसेज किया मेरे पास नाम नहीं आया है, तो कोई बच्चे से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं होते हैं तो फिर मैं आपको भिजवाऊंगा। ओके, आज इतना ही। थैंक्स।